नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रैक्टिस सेट सेकंड है। मैं फर्स्ट प्रैक्टिस सेट दोस्तों पहले ही डाल चुका हूं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम साथ ही साथ अंग्रेजी हुआ, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, गणित, पेडागोजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन सभी के दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं। तो उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों आपको सीटेट एग्जाम में जो 2011 से लगाकर 2018 तक जितनी भी एग्जाम हुई सीटेट की दोस्तों, उनसे संबंधित प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट में। तो वहाँ जाकर दोस्तों सभी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके और सबसे पहले आप देख सके। और देखने में आया कि दोस्तों आप वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी साथ ही साथ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, खतरनाक कूड़ा करकट का सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकता है? क्या हो सकता है दोस्तों? वायु प्रदूषण, भूजल का दूषित होना, कचरे के लिए अधिक भूमि का उपयोग होना या फिर प्राकृतिक आवास का विनाश। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है खतरनाक कूड़ा करकट का सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव भूजल का दूषित होना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सेकंड वाला। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य प्रयोगात्मक कार्य के महत्व से संबंधित नहीं है? यहाँ पर आपको बताना दोस्तों कौन सा कार्य है या फिर वहाँ कौन सा वाक्य है जो प्रयोगात्मक कार्य के महत्व से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है प्रयोगात्मक कार्य द्वारा व्याख्यान तथा पुस्तकीय ज्ञान का सत्यापन संभव है, जैसे वाक्य प्रयोगात्मक कार्य के महत्व से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा तीसरा वाला। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा व्याख्या करती है, किसकी व्याख्या करती है दोस्तों पर्यावरण शिक्षा? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है पर्यावरण शिक्षा मनुष्य व प्रकृति के बीच सहसंबंधों की व्याख्या करती है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सेकंड वाला। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई मात्रा निम्नलिखित में से किस एक के अलावा अन्य सभी का कारण है? दोस्तों किसी एक के अलावा अन्य सभी का कारण है। चार विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई मात्रा ऑक्सीजन उर्वरण प्रभाव के अलावा अन्य सभी का कारण है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा तीसरा वाला। अगला प्रश्न है, सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मक, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? वो कौन सी विधि है? जांच सूची, प्रश्नावली, निरीक्षण या फिर साक्षात्कार? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है सतत एवं मूल्यांकन की जांच सूची विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मक, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा पहला वाला। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर दोस्तों आपको असत्य कथन बताना है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में यह कथन असत्य है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा तीसरा वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? दोस्तों कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? चार विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा विद्यालयों में बच्चों के अनुभव का बाहरी दुनिया से जोड़ना प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा पहला वाला। अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पादन है जो रिक्त स्थान को जलाने से प्राप्त होता है। किसको जलाने से प्राप्त होता है दोस्तों? फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पादन है जो कि किसके जलाने से प्राप्त होता है? कोल, चारकोल, डीजल या मिट्टी का तेल या फिर सीएनजी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पादन है जो कोल को जलाने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा पहला वाला। अगला प्रश्न है, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं, ये इकाइयाँ कहलाती है। ये जो इकाई हैं दोस्तों क्या कहलाती है? वशी अम्ल, अमीनो अम्ल, उच्च गलनांक वाले अम्ल या फिर अकार्बनिक अम्ल? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, ये इकाइयाँ एमिनो अम्ल कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सेकंड वाला।
अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। सीखने की प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कौन सा उद्देश्य नहीं है सीखने की प्रक्रिया का। तो यहाँ पर सीखने की जो प्रक्रिया का उद्देश्य होता है वो ज्ञान प्राप्त करना भी होता है, जीवन उपयोगी कौशलों का विकास करना भी होता है, क्षमताओं तथा कौशलों का विकास करना भी होता है। यहाँ पर अच्छी नौकरी प्राप्त करना ये उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया का नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सेकंड वाला। अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो सही विकल्प होगा दोस्तों सेकंड वाला रहेगा। अगला प्रश्न है, पारितंत्र में होती है, क्या होती है दोस्तों पारितंत्र में? आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है पारितंत्र में ऊर्जा एवं खनिजों दोनों की हानि होती है। क्या होती दोस्तों? ऊर्जा एवं खनिजों दोनों की हानि होती है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा तीसरा वाला। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न किसका एक उदाहरण है? किसका एक उदाहरण है दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है इस प्रकार का प्रश्न उच्च स्तरीय अपसारी का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा फोर्थ वाला। अगला प्रश्न है, रेशम किससे बनता है? जो रेशम है दोस्तों किससे बनता है? सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्प हैं आपके सामने, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है रेशम लार्वा की लार ग्रंथियों से बनता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा पहला वाला। अगला प्रश्न है, CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि किसका एक सशक्त साधन है? किसका दोस्तों एक सशक्त साधन है? आपके सामने 4 विकल्प है, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है CBSE द्वारा प्रसारित समूह परियोजना गतिविधि सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है तीसरा वाला। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आरेख में तिलचट्टा को प्रदर्शित करने वाला अक्षर, यहाँ पर आपको बताना दोस्तों जो तिलचट्टा है वो क्या है? शाकाहारी है, मांसाहारी है या परभक्षी है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूं जो ए है वो शाकाहारी को प्रदर्शित कर रहा है, सी मांसाहारी को प्रदर्शित कर रहा है, और जो डी है वो शाकाहारी, मांसाहारी और परभक्षी तीनों को प्रदर्शित कर रहा है, और जो बी है बी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना दोस्तों तो जो तिलचट्टा होता है वो क्या होता है? शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है या फिर परभक्षी होता है? तो यहाँ पर दोस्तों जो तिलचट्टा होता है वो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। तो यहाँ पर जो बी है ये शाकाहारी को भी प्रदर्शित करता है और मांसाहारी को भी प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो सेकंड रहेगा। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। क्या प्रमुख उद्देश्य होता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के विकास को बाधित करना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा पहला वाला। अगला प्रश्न है, वाद विवाद निम्नलिखित समस्या के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो, जिनके अनेक आयाम एवं पहलू हो, जो सामाजिक मूल्यों से संबंधित हो, या फिर जिनमें परिपक्व एवं स्पष्ट निर्णय लेना हो। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है वाद विवाद जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो, समस्या समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा पहला वाला। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक द्वारा कहानी कथन का प्रयोग करना शिक्षार्थी को कल्पना करने की योग्यता देता है, सही दिशा में उनकी ऊर्जा का सारणीकरण करने में सहायता करता है, पाठ्य वस्तु को स्वयं समझने के लिए प्रेरित करता है, या फिर उनमें निहित भाषाओं की विविधताओं को ध्यान में रखता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक द्वारा कहानी कथन का प्रयोग करना शिक्षार्थियों को कल्पना करने की योग्यता देता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा पहला वाला। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा पहला वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कच्चे मकानों की विशेषताएं। यहाँ पर आपको दोस्तों कच्चे मकानों की विशेषताओं के बारे में बताना है। इनकी दीवारें कच्ची ईंटों की होती है, झोपड़ियों से अधिक मजबूत तथा स्थायी होते हैं, इन्हें प्रतिदिन लीपना पड़ता है, या फिर इन पर चूने की पुताई होती है। आपको 4 विकल्प में से बताना दोस्तों कौन कौन से विकल्प कच्चे मकानों की विशेषताएं हैं, ए, बी एवं सी, बी, सी एवं डी, ए, सी एवं डी, या फिर ए, बी एवं डी। तो यहाँ पर दोस्तों इनकी दीवारें कच्ची ईंटों की होती है, झोपड़ियों से अधिक मजबूत तथा स्थायी होती है,
इन पर चूने की पुताई होती है। तीनों ही दोस्तों कच्चे मकानों की विशेषताएं हैं और इन्हें प्रतिदिन लीपना पड़ता है। ये कच्चे मकान की विशेषता नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो कच्चे मकान होते हैं उनको प्रतिदिन लीपा जाए। तो ये तीसरा विकल्प यहाँ पर गलत रहेगा। यहाँ पर ए, बी और डी कच्चे मकानों की विशेषता है, तो इसके अनुसार जो फोर्थ वाला विकल्प रहेगा वो सही रहेगा। अगला प्रश्न है, अमाशय से संवेदी तंत्रिकाएं काटने या पूरी तरह निकालने पर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है, अमाशय से संवेदी तंत्रिकाएं काटने या पूरी तरह निकालने पर खाने में कुछ बदलाव तो आएगा, लेकिन भूख लगेगी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा तीसरा वाला। अगला प्रश्न है, शिक्षक तथा अभिभावकों के मध्य अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों मुख्य उद्देश्य शिक्षक तथा अभिभावकों के मध्य अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है, शिक्षक तथा अभिभावकों के मध्य अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का जो मुख्य उद्देश्य है वो पुनर्बनन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सेकंड वाला। अगला प्रश्न है, जंगल में आग प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक आग की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या आग हाथ जला सकती है? खाना किसमें पकाया जाता है? दो पत्थरों को आपस में घिसने से क्या होता है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा? कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा दोस्तों? शिक्षक शिक्षार्थियों में वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल या फिर अवलोकन कौशल। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है, जंगल में आग प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक आग की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए प्रश्न पूछता है कि क्या आग हाथ जला सकती है? खाना किसमें पकाया जाता है? दो पत्थरों को आपस में घिसने से क्या होता है? इस तरह के प्रश्न शिक्षक शिक्षार्थियों में चिंतन कौशल विकसित करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सेकंड वाला। अगला प्रश्न है, गुरुत्व केंद्र की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए एक शिक्षक कक्ष में बहुत से उदाहरण देता है। इनमें से कुछ निम्नलिखित दोस्तों आपके सामने उदाहरण दिए हुए हैं। ये गुरुत्व केंद्र की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए शिक्षक द्वारा दिए गए हैं कक्ष में। इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सही उदाहरण कौन सा है। पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा या फिर ये सभी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है, जो गुरुत्व केंद्र की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए एक शिक्षक कक्ष में जो बहुत सारे उदाहरण देता है दोस्तों, उसमें जो निम्नलिखित उदाहरण है पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ही उदाहरण गुरुत्व केंद्र की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ये सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आपका एक मित्र हाथों को साफ रखने के संदर्भ में आपको निम्न तरीके बताता है। इनमें से कौन असत्य है? इसमें से दोस्तों कौन सा कथन असत्य है, इसमें से आपको बताना है। पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा या फिर तीसरा और चौथा। तो पहला कथन है, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ अवश्य धोएं, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है, हाथ धोने के लिए केवल हैंड वॉश का प्रयोग करें। दूसरा जो विकल्प है या दूसरा कथन है वो गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं हैंड वॉश ही करें। तीसरा विकल्प है, हाथों को धोने के बाद सूखे कपड़े से जरूर पोंछ ले। जो तीसरा विकल्प है दोस्तों वो सत्य है, हाथों को धोने के बाद सूखे कपड़े से जरूर पोंछ ले। चौथा विकल्प है, हाथों को धोने के बाद उन पर तेल अवश्य लगाए। चौथा विकल्प है वो गलत है, हाथों को धोने के बाद तेल नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न पूछा गया था वो असत्य पूछा गया था, तो यहाँ पर दूसरा और चौथा विकल्प असत्य है। तो इसके अनुसार जो तीसरा वाला विकल्प है वो सही रहेगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वायु में भार होता है, शिक्षार्थियों को समझाने के लिए उपरोक्त गतिविधियां हैं। कौन सी दोस्तों उपरोक्त गतिविधियां हैं शिक्षार्थियों को समझाने में? निम्नलिखित में से चार जो गतिविधियां हैं दोस्तों इसमें से आपको बताना है। पहली गतिविधि है, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना, गुब्बारे में हवा भरना या फिर दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। इसमें से बताना पहला और दूसरा, पहला और चौथा, दूसरा और चौथा या फिर पहला और तीसरा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है वायु में भार होता है। यहाँ शिक्षार्थियों को समझाने के लिए उपरोक्त विधियों में खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखे और उसे नीचे धकेले और दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले आए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ देना प्रमुख है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा पहला और चौथा। तो इसके अनुसार हमारा सही आंसर होगा दूसरा वाला। अगला प्रश्न है,
भोजन व्यवहार पर सांस्कृतिक मूल्यों के प्रभाव के बारे में निम्न में क्या सही है। क्या सही है दोस्तों, भोजन व्यवहार एवं सांस्कृतिक मूल्यों के प्रभाव के बारे में। यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है भोजन व्यवहार पर सांस्कृतिक मूल्यों के प्रभाव के बारे में विभिन्न आहारों के प्रति एक व्यक्ति के स्वाद का निर्धारण करना सही है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा तीसरा वाला। अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनीमिया होने का मुख्य कारण। जो एनीमिया होता है दोस्तों, उसका मुख्य कारण क्या है। खून में लौह की कमी, शरीर में विटामिन सी की कमी, यकृत में पित्त की कमी, या फिर शरीर में आयोडीन की कमी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है एनीमिया होने का मुख्य कारण खून में लौह की कमी का होना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा पहला वाला। अगला प्रश्न है, जीव एवं जंतुओं दोनों में मिलने वाली समान क्रिया है। वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, या फिर वृद्धि और प्रजनन। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है जीव एवं जंतुओं दोनों में मिलने वाली समान क्रिया वृद्धि और प्रजनन है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा फोर्थ वाला। अगला और लास्ट प्रश्न है, भूकंप आने का मुख्य कारण है। यहाँ पर आपको बताना दोस्तों कौन कौन से भूकंप आने के मुख्य कारण है। ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, मानवीय क्रियाएं, या फिर व्हेल मछली का समुद्र में जोर जोर से कूदना। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है भूकंप आने का मुख्य कारण ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी तथा मानवीय क्रियाएं हैं। यहाँ पर व्हेल मछली का समुद्र में जोर जोर से कूदना भूकंप आने का मुख्य कारण नहीं है। तो इसके अनुसार दोस्तों हमारा जो पहला वाला विकल्प रहेगा वही सही रहेगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे जो 30 प्रश्न हैं पर्यावरण अध्ययन के वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो सीटेट और एनटेट की तैयारी कर रहे हैं। और अभी तक मेरे चैनल को दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, और जल्द ही दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।